Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आज आपको व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालूंगी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 जैविक कारक, नंबर 3 शारीरिक रचना, नंबर 4 दैहिक प्रवृत्तियाँ, नेक्स्ट मानसिक योग्यता, नेक्स्ट विशिष्ट रुचियाँ, 7th भौतिक वातावरण, 8th सामाजिक वातावरण, 9th सांस्कृतिक वातावरण, 10th परिवार, 11th स्कूल और 12th अन्य कारक। व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले कारकों के लिए मैं रेक्स एंड नाइट की परिभाषा पढ़ना चाहूँगी। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी और जन्मजात एवं दूसरे पर्यावरण संबंधी हैं। साइकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। अमोंग दीज सम आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनबॉर्न एंड अदर्स एनवायरमेंटल। अतः व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। उदाहरण के लिए फ्रांसिस गाल्टन ने प्रमाणित किया है कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार कंडोल और कार्ल पियर्सन ने भी यह सिद्ध किया है कि कुलीन एवं व्यावसायिक कुलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्रों में यश प्राप्त करते हैं। सारांश में हम स्किनर तथा हैरीमैन के शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा कारक है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य जैविक कारक हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी डक्टलेस ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और शारीरिक रसायन यानी बॉडी केमिस्ट्री। इन कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उनके विषय में गैरेट का यह मत है कि जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट है, पर किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जैविक कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। तीसरा है फैक्टर शारीरिक रचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक रचना के अंतर्गत शरीर के अंगों का पारस्परिक अनुपात, शरीर की लंबाई और भार, नेत्रों और बालों का रंग, मुखाकृति आदि आते हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत छोटे पैरों वाला व्यक्ति अच्छे दौड़ने वालों के रूप में कभी भी यश प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए मैकडूगल ने कहा है कि हमें उन विशिष्टताओं के अप्रत्यक्ष प्रभावों को निश्चित रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जो मुख्य रूप से शारीरिक हैं। Certainly, we must recognize the indirect influence of peculiarities that are primarily and strictly of the body. फोर्थ फैक्टर है दैहिक प्रवृत्तियाँ या फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज। जलोटा का मत है कि दैहिक प्रवृत्तियों के कारक शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप व्यक्ति महत्वाकांक्षी या आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बनता है। इन बातों का उसके व्यक्तित्व के विकास की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। पांचवा फैक्टर है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होता है। परिणामतः उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता है उसकी तुलना में
अल्प मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहीं कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है विशिष्ट रुचियाँ यानी स्पेसिफिक इंटरेस्ट। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उस सफलता के अनुपात में होता है जो उसे किसी कार्य को करने से प्राप्त होती है। इस सफलता का मुख्य आधार है उस कार्य में उसकी विशिष्ट रुचि। कला या संगीत में विशिष्ट रुचि लेने वाला व्यक्ति ही कलाकार या संगीतज्ञ के रूप में उच्चतम स्थान तक पहुंच सकता है। अतः स्किनर तथा हैरीमैन का मत है कि विशिष्ट रुचि की उपलब्धि को व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत कारकों की किसी भी सूची में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट फैक्टर है भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशों और प्रदेशों के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह की छाप लगाता है। यही कारण है कि मरुस्थल में निवास करने वाले अरब और हिमाच्छादित टुंडा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो लोगों की आदतों, शारीरिक बनावटों, जीवन की विधियों, रंग और स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट अंतर मिलता है। थोर्प एवं शमलर ने लिखा है कि यद्यपि भौतिक स्थानों के अंतरों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसंधान यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह प्रभाव आधारहीन नहीं है। 8वां फैक्टर है सामाजिक वातावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट। बालक जन्म के समय मानव पशु होता है। उसे न बोलना आता है न कपड़े पहनना। उसका न आदर्श होता है न वह किसी प्रकार का व्यवहार करना ही जानता है, पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहकर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की विधि, दूसरों के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान, धार्मिक एवं नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गैरेट के अनुसार जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है निर्मित और परिवर्तित किया जाता है। 9वां फैक्टर है सांस्कृतिक वातावरण यानी कल्चरल एनवायरनमेंट। समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां, धर्म, कर्म आदि होते हैं। मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है, जिसमें उसका लालन पालन होता है, उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी संस्कृति की अमिट छाप लग जाती है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का लालन पालन होता है, उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 10वां है परिवार यानी फैमिली। व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार में प्रारंभ होता है। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत उसके प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है तो उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटा जाता है और फटकारा जाता है तो वह कायर और असत्यभाषी बनता है। परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि थार्प एवं शमलर ने लिखा है, परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को बहुत अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं। 11वां पॉइंट है विद्यालय यानी स्कूल। व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सभी बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र छात्र संबंध, खेलकूद आदि। अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और सहानुभूति, शिक्षक एवं छात्रों के पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। क्रो एंड क्रो के शब्दों में बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव उससे कहीं अधिक पड़ता है जितना कि कुछ शिक्षकों का विचार है। 12वां पॉइंट है अन्य कारक यानी अदर फैक्टर्स। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ और भी कारक हैं, जैसे बालक का पड़ोस, समूह और परिवार की इकलौती संतान होना,
बालक के शारीरिक और मानसिक दोष, संवेगात्मक असंतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थल, आराधना स्थल, जीवन की विभिन्न परिस्थितियां और सामाजिक स्थिति एवं कार्य। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के समग्र रूप का अध्ययन करके ही व्यक्तित्व के विकास की वास्तविक परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा करते समय इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली कारक पर्यावरण संबंधी हैं। इस संबंध में थार्प एंड शमलर का विचार उल्लेखनीय है। भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण ये सभी व्यक्तित्व के निर्माण में इतना प्रभावशाली कार्य करते हैं कि व्यक्तित्व को उसे आवृत रखने वाली बातों से पृथक नहीं किया जा सकता। द फिजिकल, cultural and social environment all such an influential part in personality formation that personality cannot be distinguished from that which surrounds it. थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के व्यक्तित्व के जो और पार्ट बचे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।